हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर यूँ देखते हैं पीरियोडिक टेबल को, ये दो ब्लॉक हो जाता है। ये यहाँ पे आ जाता है डी ब्लॉक, ये इधर पी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के अंदर ही अपने बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की। वैसे अपने इसको बाहर की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इनके कुछ फीचर्स होते हैं, डी ब्लॉक के भी अलग फीचर होते हैं, एस ब्लॉक के भी अलग फीचर होते हैं। अपने इसको ब्लॉक के हिसाब से बांटते कैसे हैं, तो जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस कोश में होता है वही उसका ब्लॉक माना जाएगा। जैसे इसके अंदर डी ब्लॉक की बात करेंगे तो जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डी ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको डी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं डी ब्लॉक की। तो ये है डी ब्लॉक 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, 21 से लेके 30 तक डी ब्लॉक आ जाता है। उसके बाद 39 टू 48 3D 4D आ जाएगा, और 5D 57 से 80 तक होता है। लेकिन ये 58 से लेके 71 तक ये एफ ब्लॉक आ गया, और 80 90 से लेके 90 से 103 तक ये ब्लॉक आ गया। ठीक है, कुछ लोग लैंथेनम और एक्टेनम को भी एफ ब्लॉक का हिस्सा मानते हैं। इसका नाम होता है एफ ब्लॉक का लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। लेकिन ये लैंथेनम और एक्टेनम जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? वो एलिमेंट जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुलफिल नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो बाह्यतम कोश है या उपांत्य कोश है वो फुलफिल नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रख सकते हैं क्योंकि इनका बाह्यतम कोश खाली होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, Hg और UUV। क्यों? क्योंकि इनका बाह्यतम कोश फुलफिल होता है। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला है यानी कि 3D जो है इसका, जैसे जिंक की बात करें तो जिंक में 3D10 होता है, यानी कि फुलफिल होता है ये। ठीक है, कैडमियम में 4D फुलफिल होता है, Hg के अंदर 5D फुलफिल होता है। तो इस हिसाब से इनमें कोई भी खाली स्पेस नहीं होता, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक। सीरीज की बात करेंगे तो जिंक को भी शामिल करेंगे, जबकि एलिमेंट की बात करेंगे तो जिंक नहीं आएगा। स्कैंडियम से लेके कहाँ तक आएगा? कॉपर तक ही आएगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कहाँ से आ जाएगा? ये देख लो, वाई से लेके एजी तक, सॉरी कैडमियम तक कंप्लीट आएगा। ठीक है, इस चीज की ये बात होगी। उसके अलावा लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की बात कर लेते हैं। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ये दोनों क्या है? एफ ब्लॉक। ये कहाँ से कहाँ तक है? लेंथेनॉइड है 58 से 71, और एक्टिनॉइड है 90 से 103। ठीक है, ये हो गए एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, अब अपने को डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए अपने को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 3D सीरीज की। 3D सीरीज, उसके बाद बात करेंगे अपने 4D सीरीज, फिर 5D और फिर 6D। ठीक है, कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है, बाकी आराम से लिखा जाएगा। ठीक है, लिखना भी अपने देख लेंगे। चलिए देखते हैं 3D सीरीज में क्या करना है अपने को। स्कैंडियम आता है 21 से, जिंक 30। इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, D4। एक बार मैं बता देता हूँ, फिर सारा कुछ समझा भी दूंगा। ठीक है, D9 नहीं आएगा। ठीक है, D4 और D9 नहीं आएगा, और D5 D10 रिपीट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही Y2 कैडमियम ज़्यादातर 39 टू 48। ठीक है, इसके अंदर क्या है, D3 और D9 नहीं आएगा। ये क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, और D10 रिपीट करना है। इसमें भी थोड़ी सी एक दिक्कत ये है कि 11th की एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, 12th की एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो अपने बोर्ड के हिसाब से 12th की एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये एक जगह पे आएगा, वो भी मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद में लेंथेरम 57, हाफनियम 72 से लेके Hg 80। इसमें D8 नहीं आएगा, और D10 रिपीट। ठीक है, और 6D की अपने नॉर्मली बात नहीं करते, वैसे 6D का नॉर्मल ही होता है विन्यास। ठीक है, तो चलिए अपने अब देख लेते हैं एक एक करके 3D सीरीज देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 3D में लाइन से लिख लो पहले, खुद से भी नोट्स बनाते रहना, खाली मुंह उठा के बैठे मत रहना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहोगे तो सब कुछ समझ आता रहेगा, बराबर चलते रहो ना। चलिए अपने बात कर लेते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं अपने। ये सारी 3D सीरीज है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ऑर्गन 4s2 3D1। डी ब्लॉक पढ़ रहे हो, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल का नॉर्मल आपको पता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता ही है। बाकी फिर भी अगर नहीं आता तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन देख लेना। ठीक है, बाकी इसमें आपको समझ आ ही रहा है कि 4s2 3D1 होता है। ठीक है, उसके बाद में टाइटेनियम में ऑर्गन 4s2 3D2। ठीक है, वेनेडियम में क्रोमियम ऑर्गन 4s2 3D3। ठीक है, अब देखो अपनों ने जो ट्रिक लिखी थी उसमें क्या था, 3D सीरीज के अंदर D4 नहीं आएगा और D9 नहीं आएगा। ठीक है, और D5 D10 को रिपीट करना है। ठीक है, तो देख लो ऑर्गन 4s2 3D4 आना चाहिए, लेकिन अपनों ने क्या बोला है कि 4 नहीं आएगा, 4 की जगह क्या आएगा, 5 को रिपीट करना है।
तो 4 को टाउ, यहाँ पे पहले तो 5 लगा दो, ठीक है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 4s1 कर देंगे। अभी तो ये ऑर्गन कितने नंबर पे होता है? 18। तो ऑर्गन 18, 19, 20 और 21, तो स्कैंडियम 21 हो गया। 18, 19, 20, 21, 22, टाइटेनियम 22, 18, 19, 20, 21, 22, 23 निकाल लेना। ऑर्गन 18, ये 19 और 5 24, 24 ही आना चाहिए क्रिप्टन पे, क्रोमियम पे सॉरी। फिर ऑर्गन 4s2 3d5, ठीक है, आ गया 25। फिर ऑर्गन 4s2 3d6, फिर ऑर्गन 4s2 3d7, फिर ऑर्गन 4s2 3d8। क्या रिपीट नहीं करना? 3d9 रिपीट नहीं करना, नहीं लिखना, 9 नहीं लिखना, और रिपीट करना है 10 को। ऑर्गन यहाँ पे अब फिर से 4s1 आ जाएगा और 3d9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ऑर्गन 4s2 और 3d10, ठीक है। ये 3D सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही 4D सीरीज हो जाएगी। अगर कहते हो तो बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो वैसे आपको हो जानी चाहिए, अपने आप बना सकते हो, आप बना के देख लो। चलो मैं बता ही देता हूँ, लिख लो। जर्कोनियम एनबी एमओ टेक्नीशियम आरएच पीडी एजी और सीडी। इसकी भी ट्रिक है, अगर आपको ये याद नहीं हो रही है टेबल, तो इसकी भी ट्रिक है। चलो इसके बाद में ये ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। अब इसके अंदर क्या है, देखो, D3 और D9 नहीं लिखना, D10 को ही रिपीट करना है सिर्फ, और किसी भी चीज को रिपीट नहीं करना, सिर्फ D10 रिपीट होएगा, ठीक है ना। तो अपने सबसे पहले वही लिखते हैं। यहाँ पे क्रिप्टन आ जाएगा, ठीक है। अब 4s को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4d1, 4d2, D3 और D3 नहीं लिखना, 4d4, D3 और D9 नहीं लिखना, ठीक है ना। और रिपीट किसको करना है? D10 को। ये एक दो बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। 4d4, फिर 4d5, 4d6, 4d7, 4d8, 4d9, 4d10, 4d10, ठीक है। वो अरे D9 भी नहीं आएगा ना, D9 भी नहीं लिखना, D9 की भी जगह भी D10, लास्ट वाले तीनों में D10 है। इसका मतलब अब अपने को S पूरे करने हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली है 4s 5s सॉरी, यहाँ जाएगा 5s1O2, यहाँ पे भी 5s2, यहाँ पे 5s1, क्योंकि यहाँ पे D4 आ गया सीधा, ठीक है। फिर 5s2, फिर 5s2, फिर 5s2, फिर 5s2, यहाँ पे 5s0, यहाँ पे 5s1, यहाँ पे 5s2, यहाँ से पूरे कर लो, अब देख लो। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, ठीक है। ये पूरे हो जाएंगे।
ये कितना 36 पे है क्रिप्टन, 36, 37, 38 और ये 39, ऐसे करके पूरे कर लो। ठीक है, आ गया समझ ये चीज? अच्छी तरह से इस चीज को याद कर लेना, सिर्फ ये इतना ही याद करना है आपने को, पूरी की पूरी 4D सीरीज डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा। ठीक है, और अब एक रह गया 5D, ये आप खुद से बना के देख लेना, इसमें सिर्फ एक D8 को नहीं लिखना और D10 को रिपीट करना है। ठीक है, ध्यान रख लेना। चलिए आगे। इसमें एक बात और देख लो, टेक्नीशियम जो है ना, टेक्नीशियम 5s2 4D5 और टेक्नीशियम 5s1 4D6, ये तो दिया हुआ है 11th की एनसीईआरटी में। कल को आप बोल दो कि एनसीईआरटी में ये दे रखा है और एनसीईआरटी में ये दे रखा है। ठीक है, ये है 12th के एनसीईआरटी में। ठीक है, तो अपने को 12th को मोर करेक्ट मानेंगे। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई किसी को हो किंतु परंतु तो दोनों याद रखो, मेरे को नहीं पता। चलिए आगे चलते हैं अपने। अब आ जाती है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरा देख लिया। एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि इनकी ट्रिक जो है, ठीक है, ट्रिक लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन्ने फिजिक्स को नी कूजन। ठीक है, ये सीधी याद ही रख लो। अगर आपके पास और अच्छी ट्रिक है तो बना लो, मेरे को तो ये याद है उस हिसाब से। इसकी है 4D की है, यारी जरा निभा मौत तक रूह रहे पड़े आग में कूदना। फिर इसका है 5D का है, ला हफ्ता हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ठीक है, और ये इसका तो अभी याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हमें। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में अब सबसे पहले अपने देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनकी प्रॉपर्टीज में पहला हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन स्टेट। रिंग डाल दो, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows variable oxidation state due to energy gap between ns and n-1 d orbitals is very low। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि इनके जो एनर्जी गैप है एनएस और n-1d का, वो काफ़ी कम होता है, एनर्जी गैप नहीं होता इतना, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इनमें जो बॉन्ड बनाने के अंदर एनएस भी पार्टिसिपेट करता है और n-1d भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक बात और देख लो यहाँ पे, पहले यहाँ पे ही देख लो, पिछली स्लाइड के अंदर यहाँ पे देख लो। जो अपने देखते हैं ना, जो अपने डिसाइड कैसे करते हैं कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट ऐसे डिसाइड करते हैं कि जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका, वो डी ब्लॉक में आता है लास्ट के अंदर। ठीक है, तो दो इसके एक्सेप्शन है, एल यू और एल आर।
ये है 71 और ये है 103। ठीक है, xenon 54 6s2 4f14 5d1। ठीक है, यहाँ पे रेडन 86 7s2 5f14 6d1। तो यहाँ पे बायतम तो डी के अंदर आ रहा है, तो अपने ये डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, ये दोनों एफ ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक्सेप्शन है ये, ध्यान रख लेना कि D1 देखते ही कहीं पे डी ब्लॉक का टिक मत कर देना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये LR और LU कौन से ब्लॉक का है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ वो कॉन्फ़िगरेशन को देख के D1 में आ रहा है तो सीधा डी ब्लॉक का टिक कर दिया। नहीं है ये दोनों F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जबकि इनका बायतम इलेक्ट्रॉन जो है वो 6d1 में आ रहा है, इसका 5d1 में आ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए वापस मूव करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। अब इसमें जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की रिलेशनशिप होती है इसके अंदर। ठीक है, जैसे अपने फेकोनी की बात कर लेते हैं, फेरस कॉपर और कोबाल्ट और निकल। ठीक है, और नीचे Fe के नीचे क्या होता है, Ru और OS। ठीक है, इनमें क्या है इस तरफ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। ठीक है, और इस तरफ क्या है, वर्टिकल रिलेशनशिप। ये क्यों शो करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल का क्या कारण है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का कारण क्या है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे फेकोनी में जेड इफेक्टिव और सिग्मा दोनों हो जाते हैं जब इसी कारण इनका साइज जो है लगभग सेम रहता है। तो ये होगी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। और वर्टिकल का क्या कारण है, वर्टिकल का कारण है सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन। आउटर कॉन्फ़िगरेशन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन एक ही वर्ग के हैं तो उनका सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इस कारण ये वर्टिकल रिलेशनशिप भी शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे। अब देखते हैं हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D के अंदर बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी, सबको पता है, ये तो +7 होती है और Mn की होती है। ठीक है, लेकिन अगर अपने और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, डी ब्लॉक में +8 होती है और ओस्मियम की होती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर डी ब्लॉक की बात करें तो +8 होगी ओस्मियम की, और 3D की बात करें तो +7 होगी मैंगनीज की। वैसे ये आपको पता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +2 में भी होता है मैंगनीज, +4 में भी होता है। ये अपने धीरे धीरे बात करते जाएंगे। ठीक है, अब कुछ एक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज अप टू मिड इन द सीरीज एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। थोड़ी सी राइटिंग ऐसी आ रही है तो उसका कोई बात नहीं,
आप अपने हिसाब से लिख लेना। तो क्या कह रहा है ये, स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज अप टू मिड। अपने लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मिड मिड तक पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो इंक्रीज होता है और उसके बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाता है, इसीलिए मैंगनीज जो है वो बीच में आता है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स are found in their compound with oxygen and फ्लोरीन। हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने देखी गई है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ देखी गई है, अदर और एलिमेंट्स के बजाय। ठीक है, इसका भी एक कारण है, पहले इनके एग्जांपल देख लेते हैं अपने। एग्जांपल कैसे हो गए, जैसे कोई भी मान लो कि MnO4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके अलावा Mn2O7 हो गया, और देख लो K2Cr2O7 हो गया, और K2Cr4 हो गया, CrO3 हो गया, CrF3 हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को शो हो रही है, देखी पाई गई है, जो ये अपने को देखी जा रही है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही है। अब इसका कारण क्या है, अगले स्लाइड में देखते हैं रीजन। रीजन रीजन क्या है इसका, दिस इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो क्या है, एक तो इनका साइज स्मॉल है, और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। साइज तो स्मॉल हाइड्रोजन का भी है, तो अपने ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन क्यों नहीं है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत वीक हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ या कोई भी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके साथ बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा, जबकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पूरा पकड़ के रख रहा है उस एलिमेंट को। ठीक है, इसलिए इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे अगला पॉइंट देखिए, एज कंपेयर टू फ्लोरीन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड इन देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन। अब देखो,
क्लोरीन और ऑक्सीजन की बात अपन कर ली, लेकिन अगर अपने इन दोनों में भी कंपेयर करें तो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा है। क्यों? इसका भी एक कारण है। तो रीजन देखिए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे उड़ने वाले क्वेश्चन है, इनको ऐसे एज इट इज याद कर लेना। दिस इज ड्यू टू दिस इज ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आगे समझ। जो ऑक्सीजन है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब जहाँ पे फ्लोरीन दो फ्लोरीन जुड़ रहे थे, वहां पे ऑक्सीजन को एक ही जुड़ना पड़ेगा डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है नॉर्मली, आपको पता ही है। उसके कारण भी ऑक्सीजन की ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा है फ्लोरीन की तुलना में। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू हैलाइड्स, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज +6। यानी कि अगर हैलाइड्स की बात करें तो अब तक की +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखी गई है। किसके साथ? वो भी फ्लोरीन के साथ, CrF6 ये एग्जिस्ट करता है अपने पास। ठीक है, एग्जाम्पल याद रख लेना इसका। चलिए अगला पॉइंट, अगर अपने इसी के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड्स के अंदर बात करें, मैंगनीज की बात करें, अगर ये तो है क्रोमियम के साथ, अगर मैंगनीज की बात करें तो +4 देखी गई है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है MnF4। ठीक है, ध्यान रख लोगे इस चीज का। चलिए अब अगला सेकंड पॉइंट डाल दो, हेडिंग डाल दो अगली। ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट हो चुका है। वैसे इसके अंदर अगर अपने को और डिटेल में देखना है तो वो भी देख सकते हैं अपने। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैंगनीज की देख लेंगे। चलो देख लेते हैं, आपको बता ही देता हूँ। मैंगनीज की जो है वो +7 कैसे आती है। मैंगनीज मैंगनीज कहाँ आता है? ऑर्गन 3D5 4s2। मैंगनीज के बायतम कोश में क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा, मिनिमम तो है +2 और मैक्सिमम +7 के अंदर आता है। ठीक है, मैंगनीज
एक टेबल और बनवा देता हूँ, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन किसके अंदर मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के, लेकिन दो एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। कौन कौन से? स्कैंडियम एंड जिंक। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्कैंडियम शो करता है +3 और जिंक, इसको तो आपको पता ही होगा, +2 शो करता है। ठीक है, अब एक टेबल देख लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये 3 में बताया था आपको। इसकी क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। वेनेडियम की 2, 3, 4, 5। क्रोमियम की 2, 3, 4, 5 और 6। 4, 5, 6, ये 7 तक जाता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। Fe 2, 3, 4, 5, 6, जबकि इसके अंदर 2 और 3 ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसमें 2, 3, 4, 5, बस भाई याद ही रखना है इसको। 2, 3, इसकी 1 और 2, ये याद रखना है। +1 और +2 शो करता है, और जिंक की 2 है ही। ठीक है, अब इसमें कोबाल्ट में 2 और 5 ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपने। अब जो है टेबल में भी वो भी कॉपर का भी देख लेते हैं। ये भी टेबल लिखिए, सम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्रोमियम की +3 होती है। क्यों होती है? इसका कारण क्या है? जो T2G है वो हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, मैंगनीज की +2, इसका कारण क्या है? हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसका T2G हाफ फील्ड है, इसका डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है पूरा। ठीक है, उसके बाद में अगला है कॉपर +2। कॉपर +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि कॉपर +1 में होना चाहिए, क्योंकि देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉपर +1 में है जब, तब D10 होता है, और कॉपर +2 में है तब क्या होगा? D9। तो D10 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, फुलफिल्ड है ये तो। लेकिन इसका कारण क्या है? जो ये इसकी जो जल योजन होता है, तो इसकी जो जल योजन ऊर्जा होती है ना, वो इतनी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो इसको पूरी कर देता है। ठीक है, +1 से +2 में जाता है तो। ठीक है, इसलिए +2 ज़्यादा स्टेबल होता है, जल योजन ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकल जाती है इसमें, और वो इसको +2 के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, इसलिए ये कॉपर +2 के अंदर पाया जाता है ज़्यादा।
+2 में ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, ये आपको पता ही है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। साथ साथ नोट्स बनाते रहना, ये मेरे को याद हो रहा है, आपको याद नहीं हो रहा, बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा, ठीक है ना। समझ आ रही हैं चीजें, अच्छी बात है, लेकिन याद करना अलग बात होती है, इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2SO2 प्लस O2, 2SO3 V2O5 की प्रेजेंस में थी। अब आपको होगा कि SO2 O2 के साथ जुड़ के SO3 बन रहा है, तो V2O5 की क्या जरूरत है यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ दिख रहा है कि SO2 O2 के साथ जुड़ के SO3 बना रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये है V2O5, ठीक है। अब अपने को पता है कि वेनेडियम जो है वो डी ब्लॉक का है, तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, SO2 को एड्सॉर्ब कर देगा, ठीक है। SO2 को एड्सॉर्ब करके क्या करेगा, यहाँ पे क्या है V2O5, यहाँ है +5 में, ठीक है। ये कन्वर्ट होएगा V2O4 में, V2O4 प्लस SO3 में, मतलब कि V2O5 का ऑक्सीजन जुड़ता है SO3 के साथ, ठीक है। ये V2O4 किस में आ गया, +4 में आ गया। अब क्या होगा, V2O2 V2O4 +4 में था यहाँ पे, +O2। अब ऑक्सीजन V2O4 के साथ जुड़ के V2O5 वापस बन जाएगा। अब ये है तो कैटलिस्ट, तो ये वापस फॉर्म हो जाएगा, तो ये वापस भी फॉर्म हो गया। इसने SO2 को SO3 में कन्वर्ट भी कर दिया और खुद वापस से V2O5 में बन भी गया, ठीक है। रीजन क्या है इसका, कैटालिटिक प्रॉपर्टी का रीजन क्या है, रीजन लिख लो। एसर्शन रीजन वाले इस बार काफी क्वेश्चन है, इसलिए ये रीजन हर चीज के ध्यान होने चाहिए। दिस इज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे अगर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं होती तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। चलिए आगे, अब इसके कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। V2O5 देख लिया आपने, नाम लिख लो इनके फटाफट। V2O5 क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, H2SO4 का फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या है, प्लेटिनम, ऑस्टवाल्ट,
प्रोसेस, NO3 फॉर्मेशन। ये चीजें याद होनी चाहिए, सुनने से काम नहीं चलेगा। फिर है CuCl2, डेकन प्रोसेस। यार इनकी स्पेलिंग थोड़ी बहुत और देख लेना आप। Cl2 फॉर्मेशन। निकल प्लेटिनम, हाइड्रोजनेशन। ये तो अपने ऑर्गेनिक में पढ़ते ही हैं। बस इसका डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको सिंगल बॉन्ड में बनाने के लिए, असंतृप्त को संतृप्त में बनाने के लिए याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे। हो गया यहाँ तक। अब अगली हेडिंग डाल दो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। पहले इनकी इसकी डेफिनेशन लिखो। कंपाउंड which are formed by trapping of small size non-metal atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen into interstitial space of metallic lattice is known as interstitial compound। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है देखो। ये है डी ब्लॉक के कोई अपना ले लिया, लैटिस ले लिया एक। अब इसमें जो हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल जो है ना, छोटे नॉन मेटल, ये आके क्या करेंगे, इनके इंटरस्टिशियल जो स्पेस जो है ना, इसके अंदर आके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, इसका ध्यान रखना। कहीं पे सोच लो कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे कोई कोवेलेंट या फिर कोई मेटलिक वगैरह कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आके इनके जो स्पेस जो था, ये बहुत छोटे छोटे एलिमेंट है, तो ये आके बीच में स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, नॉन मेटल। ठीक है, ये अपन देख लिया, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो।
सीमेंटाइट, Fe3C। अब इसका यूज भी देख लो, इसका सीमेंटाइट का। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेलवे ट्रैक। अब सीधा Fe का यूज तो करते नहीं है, क्योंकि उसको पूरी मजबूती चाहिए होती है रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन की थोड़ा बहुत मिक्सिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये, और उसके बाद में रेलवे ट्रैक बना दिया जाता है इसका। तो इसका यूज भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब कुछ एक नोट्स लगा लो। नोट नंबर 1, एल्केलाई मेटल्स can't form interstitial compounds due to very weak metallic bond। अब जो एल्कलाई मेटल है उसमें वीक, ऐसे वीक नहीं होता, मेटेलिक बॉन्ड अच्छा होता है उनमें भी, लेकिन उनमें ये डी ब्लॉक की तुलना में काफी वीक होता है, ठीक है। तो अब अपने को पता चला जैसे कि ये बनाया, ठीक है, इसके बीच में आके कोई एलिमेंट फंसा, ठीक है। पता चला जैसे ये आया और इनका बॉन्ड टूट गया आपस में, ये जो बॉन्ड है और ये बिखर गया आपस। तो जब कंपाउंड ही बिखर गया तो उसका क्या मतलब हुआ ये बनाने का, ठीक है। इसलिए एल्कलाई मेटल कभी भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट नोट एक और लगा दो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो इंटरस्टिशियल बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि इनका जो मेटेलिक बॉन्ड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इनका मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। These are non stoichiometric in nature। जैसे अपने पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये अपने पास कंपाउंड है। अब अपने को इसमें पता थोड़ी है कि एक ही आएगा या बहुत सारे आ जाएंगे। मतलब एक ही जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पे बहुत सारे आ गए नॉन मेटल, ये छोटे छोटे आ गए, ठीक है।
कई बार एक ही आया, कई बार बहुत सारे आ गए, तो उसमें अपने को पता नहीं लग रहा कि कितने आ रहे हैं। उस हिसाब से देखें तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक होता है, ठीक है। अपने कोई फिक्स नहीं है इनका कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड इज इन नेचर ऑफ बॉन्ड इन interstitial compound is interstitial compound is neither ionic nor covalent। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया कि जो भी ये बनते हैं ये सीधे बस आके इंटरस्टिशियल स्पेस में सेटल होते हैं, कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे ना तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिर्फ आके सेटल हो रहे हैं बीच बीच के स्पेस के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर केमिकली इनएक्टिव। ये जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है वो केमिकली इनएक्टिव होता है। अब इसका क्या कारण है, देखो। ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके पास जो है खाली स्पेस पड़ा था, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, खाली स्पेस में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। ठीक है, जो मतलब कि पहले ये बना रहे थे बॉन्ड, ठीक है। अब जो वो है छोटे छोटे वो आगे बीच बीच के स्पेस के अंदर, ठीक है। इन्होंने आके क्या किया, इसको अच्छी तरह से हार्ड बना दिया, बहुत ज्यादा हार्ड। अपना सीमेंटाइट का एग्जांपल भी देखा था, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, ठीक है। हार्ड हो गया इसका मतलब क्या हुआ, ये अब केमिकली इनएक्टिव हो गया, ये आसानी से क्रिया नहीं करेगा किसी से भी, ठीक है। उसके बाद में अगला एग्जांपल अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट क्या करें अपने को, केमिकली इनएक्टिव देख लिया अपनों ने। एक ये भी लिख ही लो आगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सम बोराइड्स आर हार्ड लाइक डायमंड। कुछ बोराइड्स जो होते हैं वो डायमंड जितने हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स retain their electrical conductance but their conductance is less than
मेटेलिक लैटिस। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल इसके बीच में आ गए, ठीक है, इस बीच के स्पेस के अंदर जो है, बीच के स्पेस के अंदर नॉन मेटल्स आ गए। तो नॉन मेटल्स आने के कारण क्या हुआ, जो इनके इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको इधर से उधर जाने के लिए स्पेस कम मिला, ठीक है, इधर उधर जा नहीं पाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगी पहले से, जो मेटेलिक लैटिस में जो कंडक्टेंस थी उससे कम कंडक्टेंस हो जाएगी अब, ठीक है, कंडक्टेंस रहेगी लेकिन पहले से कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल एटम्स इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, डक्टिलिटी डिक्रीजेस और malleability decreases और tensile strength increases। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डक्टिलिटी क्या होती है, तार बनाने का गुण जो होता है ना, खींच के अपने किसी चीज को तार बना दे, वो घट जाएगी। नॉन मेटल एटम आने के कारण क्या होगा, इनकी तार बनाने का गुण जो है, खींच के अपने तार बना सकते हैं, डक्टिलिटी वो घट जाएगी। मेलेबिलिटी यानी कि पतली चादर बनाने, शीट बनाने का, खींच के शीट बनाते हैं, वो भी जो गुण है वो भी घट जाएगा, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है वैसे तो एंथैल्पी, वो कल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नोट्स बना लेना इसके अच्छे से प्रॉपर, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है।